हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 12 यानी 12 पादप में जनन को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 11 तक के वीडियोस बन चुके हैं। अगर आप सीटेट पेपर 2 गणित और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है पादप में जनन। सीटेट के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेसन है, क्योंकि सीटेट में हमेशा इसे एक प्रश्न पूछा गया है। पाठ पादप में जनन। पादप क्या होता है? पेड़ पौधे को हम लोग पादप कहते हैं। तो उसमें जनन किस प्रकार होता है इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आपका लेसन से ही संबंधित है, यानी जनन। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक होता है। अपने वंश और प्रजाति को अगर बनाए रखना है तो पादप हो या जंतु हो, सभी के लिए क्या आवश्यकता है? कोई जनन करना आवश्यकता है। माता पिता से संतति का जन्म, यानी माता पिता से जो भी बेटा बेटी होता है, संतति उसे कह सकते हैं, संतति शब्द यूज होता है उसके लिए। तो संतति का जन्म क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। कायिक अंग। इसके बाद अगला टॉपिक लिखा गया है कायिक अंग। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। ये याद कर लीजिएगा। कायिक अंग का पूछे कौन कौन से हैं, तो मूल, तना और पत्तियां होती हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। एक वृद्धि की निश्चित अवधि होती है, उसके बाद क्या निकलते हैं? उसमें पुष्प निकलते हैं पादपों में, यानी पेड़ पौधों में। बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हैं। बसंत ऋतु आपने देखा भी होगा, बसंत ऋतु में आम के जो वृक्ष है वो पुष्पित होते हैं। अभी आप देख भी सकते हैं, आम छोटा छोटा हो भी गया अभी। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। इनके बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। इनके बीज जो होता है वो अंकुरित होकर नया पादप बनाता है। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिएगा। वास्तव में जो पुष्प होते हैं वो पादप के क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। अब कॉपी पेन होगा तो यहां से नोट करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि सीटेट में यहीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखा जाए तो जनन के प्रकार लिखा गया है। जनन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार से होते हैं जनन। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। इसमें लिखा गया है पहले अलैंगिक जनन। चलिए नोट कर लीजिए, अलैंगिक जनन पहले लिखा गया है। दूसरा है क्या? लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं। पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न करते हैं। यहां शब्द लिखा गया है बिना बीजों को ही। जब पादप बनेगा बिना बीज का तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। तो याद रखिएगा, पादप बिना बीजों के ही पादप का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। अलैंगिक जनन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं या विधियां देख लेते हैं। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं: खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रबंधन। नोट कर लीजिए इसे, कौन कौन सी विधियां हैं। चाहे पूछ लेगा कि अलैंगिक जनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं, तो उसमें आपको टिक करना होगा खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रबंधन की। ये सारे इसी के उदाहरण है, किसके? अलैंगिक जनन के। अब हम बात कर लेते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन में नए पौधों बीजों से प्राप्त होता है। अगर आप बात किया जाए बीजों से प्राप्त होने वाले जो पौधे प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जो बीज से प्राप्त नहीं हो उसे अलैंगिक कहते हैं। तो लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होता है तथा लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? बीज उत्पन्न करते हैं, तभी तो लैंगिक जनन ये कहलाएंगे। तो उसी से उत्पन्न करते हैं, उसी से नया बीज से ही नए पादप प्राप्ति भी करते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। नर और मादा, लैंगिक जनन का जब भी कहा जाएगा तो उसमें नर और मादा का जिक्र जरूर होगा, तो उसमें युग्मकों का युग्मन होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके जो हमने अलैंगिक जनन में देखा था विधियां, उसके बारे में। इसमें देखा जाए तो पहला है आपका कायिक प्रबंधन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कायिक प्रबंधन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है।
इसमें पादप के मूल, इसमें देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, मूल, तने, पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। नया पादप किससे प्राप्त किया जाता है? तो उसमें नोट कर लीजिए, मूल, तने, पत्ती अथवा कली, जिसे एक और नाम से जानते हैं मुकुल। तो इससे ये सब क्या है? ये कायिक अंग है और इससे नया पादप प्राप्त किया जाता है। पूछ देगा कि कायिक अंग कौन कौन से हैं, तो मूल, तने, पत्ती अथवा कली, जिसे कुष्ठ में मुकुल भी लिखा गया है, कली अथवा मुकुल लिख देगा तो उसे आपको टिक करना होगा। तो ये कायिक अंग है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कायिक प्रबंधन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कायिक भागों से होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे में गन्ना, आपने ऊख देखा होगा, ईख, ईख कहते हैं, ऊख कहते हैं, गन्ना कहते हैं। भोजपुरी में उसे ऊख कहते हैं, हिंदी में उसे ईख या गन्ना के नाम से जानते हैं। आपने कभी देखा होगा गन्ने का रुपाई कैसे की जाता है, या नया पौधा गन्ना कैसे उत्पन्न होता है, यानी होता है। तो उसको क्या किया जाता है? गन्ने को काट दिया जाता है और बीच में, जैसे में ये गन्ना हुआ ना, ये सपोज कीजिए गन्ना का एक टुकड़ा होगा, बीच में देखिएगा यहाँ बीच बीच में आँख होता है, जिसे पूढ़ वगैरह कुछ भोजपुरी में कहते हैं लोग। तो ये बीच बीच में ऐसे करके होता है, इसी में छोटा छोटा आँख जैसा ऐसा गोल सा होता है, इसमें ऐसे होता है। तो ये गन्ने का ये जो होता है वो कायिक है। अब इसी को पढ़ना है हमें, चलिए देख लेते हैं। वही लिखा गया गन्ना, गन्ना, बीज वगैरह गन्ना का नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी बीज नहीं मिलेगा, वही गन्ना ऐसे रहता है, उसी में बीच बीच में ये होता है ना, यहीं से नया गन्ना तैयार हो जाता है। सब एक एक पोड़ पे होता है उसका आँख, ये होता है। इसका आँख खराब भी होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ आँख होता है नहीं, या छिल जाता है या कट जाता है, तो वहाँ से नहीं उत्पन्न होंगे। लेकिन जो पूरा गोल सा अगर आँख जैसा है तो वहाँ से एक नया पौधा बन सकता है। तो इसमें उदाहरण क्या क्या मिला हमें, जैसे गन्ना, आलू, आलू में भी आपने देखा होगा, आलू को भी काट के कैसे रोपा जाता है। ये आलू हो गया, बीच से काट दीजिए और इधर आँख रहेगा तो यहाँ से एक मतलब पौधा आ जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे आलू मिल जाएंगे आपको। मनी प्लांट, मनी प्लांट का पौधा आपने देखा होगा, उसको तोड़ दीजिए, कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए, कोई भी कहीं से भी तोड़ के, मतलब उसमें कायिक रहता है, वहां से तोड़ दीजिए और उसको दूसरी जगह लगा दीजिए, तो वो आपका मनी प्लांट का पौधा तैयार हो जाएगा। गुलाब, चंपा, गुलाब और चंपा जो फूल है, को इसका भी उदाहरण मिलेगा तो आपको टिक करना होगा, गुलाब और अथवा चंपा। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं, बहुत कम अवधि में ये सब आ जाते हैं। नए पादप जनन, पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। नया पादप जो जन्म होगा वो उसी का एक प्रतिलिपि होता है, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्तन के बारे में। कायिक प्रबंधन समझ में आ गया, अब कर्तन के बारे में समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और एनसीईआरटी बुक से बाहर सीटेट में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। लेके आएंगे हम आज शाम तक वीडियो, आपको बताएंगे कि आप पेपर 1, पेपर 2 या किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो तो कैसे करें, कहाँ से फायदेमंद होगा, क्या हम जो पढ़ा रहे हैं वो सीटेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण है या नहीं, इस पे लेके आएंगे वीडियो आपके लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कर्तन के बारे में। पर्व संधि, तने या शाखा का वह भाग जहां पत्ती निकलती, जहां क्या निकलती, पत्ती निकलती है, शाखा का इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। इस टुकड़े को क्या कहते हैं? कर्तन और कलम कहते हैं। कर्तन या कलम के नाम से जानते हैं। कलम आपको मिल भी जाएगा, जहां आपको फूल वगैरह मिलता है, बेचा जाता है, तो वहां पे पूछिएगा कलम, इस पौधे, इस फूल का हमें कलम चाहिए, तो वो दे देंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं कायिक कलिकाएं के बारे में। पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं यानी मुकुल होती हैं। ये कलिकाएं प्ररोहों, अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती है। और ये क्या कहलाती हैं? कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर
अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। कायिक जो कलिकाएं हैं वो भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। यहाँ का रहना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला है आंख। आंख के बारे में हमने बताया था, लेकिन फिर से अलग से हमने नोट कर दिया है इसको। आलू, अदरक अथवा हल्दी, इसमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। छत चिन्ह को हम क्या कहते हैं? आंख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और इन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों में पानी डालते रहिए। कुछ दिनों के बाद नए पादप अंकुरित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं नए पादप वहां पे मिल जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं अगले टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे सीटेट में पूछा भी गया है प्रश्न, ब्रायोफिल्म के बारे में। ब्रायोफिल्म का दूसरा नाम है पत्थर चट्टा। अब आपसे दे देगा क्वेश्चन में पत्थर चट्टा से किस प्रकार होता है, मतलब वो अपने प्रजाति जनन कैसे करते हैं, तो आप समझ में नहीं पाइएगा, इसलिए दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आपका ब्रायोफिल्म लिखे या पत्थर चट्टा लिखे, याद कर लीजिए इसे। में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। क्या होता है? पत्ती के किनारे में गर्त कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए, कहां गिर जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आर्द्र मृदा यानी आर्द्र मिट्टी पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। जो प्रत्येक कलिका है, मुकुल है, वो नए पादप को क्या कर सकती है? जन्म दे सकती है। अब हमने इसका फोटो भी लगाया है आपका, ये देख लीजिए। ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा नाम है इसका। क्या? पत्थर चट्टा, भूलिएगा नहीं। नए पादप देखिए, यहां से नया पादप निकल रहा है, यहां से नया पादप निकल रहा है, ये सब नए पादप के उदाहरण है। तो ये इस तरह का पत्थर चट्टा होता है, यहीं से पौधा बन जाएगा। ये किससे होता है? तो नोट कर लीजिए आप कि ये पत्ते से होता है। पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। गर्त में जो कलिकाएं होती है उससे ये होता है। कहाँ ये गिरेगा? तो आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो। ठीक है, अब हम डालिया का बात कर लेते हैं। कुछ पादपों की जड़ें यानी मूल भी नए पादप को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया यानी डहेलिया इसके उदाहरण है। शकरकंद और डहेलिया ये कैसे, किस प्रकार से ये नए पादप को जन्म दे सकती हैं? को ये जड़ें होती है, मूल जड़ें, उससे ये नए पादप बना सकती हैं। तो इसे भी नोट करके रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कैक्टस के बारे में। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग विलग्न हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। यानी कैक्टस जैसे जो पादप होते हैं, देखा होगा आपने कैक्टस जिसमें चारों तरफ कांटा निकला हुआ रहता है। तो वे भाग जो होते हैं मुख्य पादप से जो अलग हो जाते हैं, नहीं अलग मतलब विलग्न हो जाते हैं। दोनों शब्द याद रखिएगा। अलग मीन्स क्या होता है? विलग्न हो जाते हैं। तो वो नए पौधे बना सकते हैं, नए पादप जन्म ले सकता है उससे। कैक्टस के बारे में ये याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मुकुलन के बारे में। इस्ट एक एकल कोशिक जीव यानी एक कोशिकीय जीव है। इसको केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इस्ट को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ये एकल कोशिका जीव है। इस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। किस प्रकार इसमें जनन होता है? इस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो इस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन यानी अर्थात जनन करने लगते हैं। कुछ ही घंटों में ये क्या करने लगते हैं? जनन करना शुरू कर देते हैं। इस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध यानी मुकुल या कली कहलाता है। इस्ट कोशिका से बाहर निकले वाला छोटे बल्ब जैसा जो होता है वो प्रबद्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर यानी अलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। नई इष्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई इष्ट कोशिकाएं बनती हैं और कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाएं बन सकती हैं। अभी ये देख सकते हैं आप, इष्ट कोशिका ये विकसित होकर ये मुकुल हुआ है। ठीक, ये नवीन मुकुल हुआ। इसी तरह मुकुल श्रृंखलाएं भी ये उत्पन्न कर सकता है। तो ये किस में होता है? इष्ट में होता है। क्या होता है, किस तरीके से वो करता है? तो मुकुलन द्वारा। पूछ लेगा सीटेट में कि निम्नलिखित में से किस में मुकुलन द्वारा
जनन करता है, मुकुलन द्वारा अपना प्रजाति बढ़ाता है या जनन करता है, जो भी पूछ ले तो उसमें आपको दे देगा इष्ट, इसके अलावा कवक दे देगा, इसके अलावा जो अभी पत्थर चट्टा हमने पढ़ा था वो दे देगा। तो इसमें याद रखिएगा जब भी मुकुलन की चर्चा हो तो वो इष्ट के बारे में चर्चा है। इसमें बेकरी के बारे में भी बताया गया है। बेकरी से इष्ट के अथवा केमिस्ट की दुकान से इष्ट पाउडर खरीद सकते हैं आप बेकरी से, यानी एक दुकान जैसा होता है वहां से आप इष्ट खरीद सकते हैं, नहीं तो केमिस्ट की दुकान से आप इष्ट पाउडर खरीद सकते हैं। चुटकी भर इष्ट थोड़े जल में रखें, इससे 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल ले। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात उस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में नए इष्ट कोशिकाएं को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खंडन के बारे में। किसमें खंडन द्वारा होता है? तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपंकी गुच्छे यानी फिसलदार तैरते हुए देखा होगा, ये शैवाल होते हैं। ये क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जहाँ कल वगैरह, अभी तो नल वगैरह का बहुत चर्चा है, कल लोकल कहीं एरिया में मिल जाएगा आपको, तो उसको लोग चलाते हैं, हैंडपंप जिसे नाम से जानते हैं। वहाँ बगल में देखिएगा पानी गिरने से ना छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं, जिसपे जाइएगा पैर रखिएगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है? छील के गिर जाइएगा। तो ये क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं। तो वही चीज लिखा गया है, तालाबों और ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपंकी गुच्छे यानी फिसलदार तैरते हुए देखते हैं, ये शैवाल होते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो ये क्या करते हैं? शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। और तेजी से क्या करते हैं? खंडन द्वारा अपना गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। सवाल क्या होता है? 2 या अधिक खंडों में, 2 ही नहीं अधिक खंडों में भी ये विखंडित हो सकते हैं। 2 खंडों में भी विभक्त हो जाएंगे या इससे अधिक खंड में भी विभक्त हो जाएंगे। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। और ये जो खंड होगा 2 टुकड़े में बट गया या 3 टुकड़ा में बट गया या 1 से अधिक टुकड़ा में बट गया, तो ये क्या कहलाते हैं? कि ये नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं, यानी अपने जैसा जीव ये उत्पन्न कर सकते हैं। ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े से क्षेत्र में फैल जाते हैं। नीचे में हमने उदाहरण में भी दिखाया आपको, यह है स्पाइरोगायरा, एक शैवाल में खंडन। स्पाइरोगायरा क्या है ये भी पूछा जा सकता है। स्पाइरोगायरा किसका उदाहरण है? कि शैवाल का उदाहरण है। इसमें किस प्रकार वृद्धि होती है? तो ये खंडन के द्वारा वृद्धि होती है। याद रखिएगा शैवाल जो है उसमें किस तरह होता है? तो खंडन द्वारा। मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन आपका अभी हमने बताया इष्ट में होता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में अक्सर पूछा जाता है। अब बीजाणु निर्माण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। क्या उग जाते? कवक। अब शैवाल और कवक में अंतर जरूर याद रखिएगा। शैवाल में आपने देखा किस तरह से होता है? खंडन द्वारा होता है। अब कवक की चर्चा हो रही है। शैवाल और कवक में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। शैवाल, कवक, इष्ट, तीनों में कंफ्यूजन रहेगा और सीटेट इसी का फायदा उठाता है और अक्सर आप फंस जाते हैं। तो आपका मुकुलन किस में हुआ? इष्ट में हुआ। इसके बाद दूसरा क्या था? तो आपका था शैवाल। किस तरीके से हुआ? खंडन, टुकड़ों में बट गया। अब हम बात कर रहे हैं बीजाणु निर्माण, जो आपका संबंधित है किससे? कवक से। डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणु होते हैं। रुई के जाल में जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। ये क्या, कहां तैरते रहते हैं? वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न ताप जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मॉस और फर्न, ये दोनों नाम याद रखिएगा। जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि मॉस और फर्न में किस प्रकार से जनन ये करते हैं, तो पहला आपका खंडन, दूसरा आपका
विखंडन भी दे सकता है, खंडन विखंडन एक ही शब्द है, तो खंडन दे देगा, विखंडन दे देगा। तीसरा आपका दे सकता है जो इष्ट में मुकुलन हमने देखा था वो, चौथा आपका दे देगा बीजाणु निर्माण। तो टिक किसे कीजिएगा, तो बीजाणु निर्माण को आपको करना होगा। ये फोटो भी हमने आपको दिखा दिया, ये आपका फर्न का है। तो फर्न और मॉस और फर्न दोनों नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। हम पूरा अलैंगिक जनन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं लैंगिक जनन। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प जो होता है पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर जो होता है मादा जनन अंग होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ये पुंकेसर जो होता है वो किस तरह का जनन अंग है, तो ये नर जनन अंग है। और स्त्री केसर जो होता है वो माता जनन अंग है। तो इसमें याद कुछ नहीं करना, पुंकेसर याद कर लीजिए। पुंक मिस का नर समझ लीजिए, स्त्री मिस तो आप समझते हैं माता, वही मादा जनन अंग है स्त्री केसर। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात होगा एक लिंगी और द्विलिंगी की बात होगा। तो जिसमें केवल पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, कोई एक हो, पुंकेसर या स्त्री केसर हो, उसे एक लिंगी, यानी कोई एक लिंग है। एक लिंग मीन्स क्या हो, केवल एक लिंग, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे। नोट कर लीजिए इसे, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कौन कौन से? मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं ये द्विलिंगी कहलाते हैं। जिसमें स्त्री केसर भी हो पुंकेसर भी हो, को ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं आपके द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया। सरसों हो गया, गुलाब हो गया, और क्या होता है आपका पिटूनिया। इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये किसके उदाहरण? द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर पाए जा सकते हैं। नर और मादा होता है एक लिंगी जो पुष्प होता है वो दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। अब यहाँ पे सीटेट में जो प्रश्न पूछा गया था एक बार, वो पूछा गया था कि ये नर के कौन कौन से आपका अंग है और स्त्री केसर के कौन कौन से अंग है, कौन कौन से इससे संबंधित है। तो देख लीजिए, नर का परागकोश और पुतंतु होता है, इसे पुतंतु के नाम से जानते हैं। ये परागकोश होता है, ये पुंकेसर से संबंधित है यानी नर से संबंधित है। और मादा यानी स्त्री केसर से संबंधित कौन कौन से हैं, को नोट कर लीजिए इसे। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, इसे कहते हैं विजांड होता है, अंडाशय होता है। ये दोनों अंडाशय, ये खुला हुआ भाग आपका दिखाया जा रहा है, ये बंद है, तो ये स्त्री केसर से संबंधित होते हैं। यही पूछा गया था कि आपको मिलाना था कि कौन कौन से जो है शब्द किससे संबंधित है, यानी कौन नर से संबंधित है, नर अंग से संबंधित कौन कौन से हैं, और स्त्री केसर यानी मादा अंग से कौन कौन से संबंधित हैं, जनन अंग से कौन कौन से संबंधित है। नर जनन अंग से ये सब संबंधित है, मादा जनन अंग से ये संबंधित है। तो इसे नोट भी कर लीजिए, शायद दोबारा रिपीट करके पूछ दे ये क्वेश्चन तो आप उसे आराम से टिक कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं युग्मनज के बारे में। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ये किससे संबंधित है? को नर से संबंधित है। परागकोश परागकण, प मिस नर, प मिस क्या समझ लीजिए नर, तो परागकोश हो गया, परागकण हो गया, जो नर युग्मकोश को बनाते हैं। स्त्री कोश में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्म नज बनता है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, परागण के बारे में बात करते हैं। परागण किसका है? आपका नर का है, नर जनन अंग का एक भाग है ये परागण। सामान्यतः परागणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। जो क्या करता है? उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र
पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर हस्तांतरण क्या कहलाता है? को परागण कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर हस्तांतरण, यानी जो भी परागकण है अगर स्त्री वाले भाग पे चला जाता है उस हस्तांतरण को परागण कहते हैं। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। अब आ जाएगा दो शब्द, स्वपरागण और परपरागण। स्व मीन्स उसी पर गिरेगा, तो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। परागकण क्या होता है? उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प यानी किसी अन्य पुष्प पे गिरेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? परपरागण। तो वही चीज लिखा गया है, जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। किसके किसके द्वारा होता है ये भी नोट कर लीजिए। परागण तो पवन द्वारा, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। ये स्वपरागण और परपरागण का उदाहरण हमने दिया है। देखिए, अगर इसी पे ये वर्तिकाग्र होता है जो बीच में है ये, तो इस पे वर्तिकाग्र पे देखिए इसी फूल पे अगर गिर जाएगा इससे तो इसे स्वपरागण कहते हैं। अब ये जो परागकण है यहाँ आके यहाँ गिर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? परपरागण। नोट कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, देख के आपको पता चल गया होगा। अब हम निषेचन के बारे में बात करेंगे। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्म नज कहलाती है। युग्म नज बनने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। युग्मन बनने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम, युग्मन का जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन कहते हैं। अर्थात निषेचन अंड युग्मनज कहलाता है। निषेचन जो होता है अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं, यानी मुरझा जाएगा और उसके बाद वो गिर जाता है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। अर्थात फल एक परिपक्व अंडाशय है। ये भी पूछा जा सकता है कि फल जो होते हैं वो क्या होता है, कि वो एक परिपक्व अंडाशय होता है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है और जो बीजांड होता है वो बीज में विकसित होता है। बीज में एक विकासशील भ्रूण होता है। बीज में एक विकासशील भ्रूण होता है। कुछ फल गुद्देदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। देखा होगा बादाम को तोड़ के आपको खाना पड़ता है, तो ये कठोर होते हैं, अखरोट भी कठोर होता है। अब गुद्देदार और रसीले कौन कौन से होते हैं? आम, सेब और संतरा। आपने खाया भी होगा आम को, कुछ दिन में आपको मिलने लगेगा जिसे आपको काट के अलग से खाना होता है। तो रसीले भी होते हैं और गुद्देदार भी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आम खाने का आपका मन हो रहा हो। तो ये कैसे कैसे होता है तो वो आपके सामने पिक्चर भी हमने निषेचन का रख दिया है, इसे आप लोग देख लीजिए। ऊपर में आपका अंकुरित होता परागकण है, चलिए टिक कर देते हैं। ये है अंकुरित होता परागकण है और बीच में अंड कोशिका है। तो ये अंड कोशिका में देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा युग्मनज निर्माण हो जाएगा और ये क्या है? पराग नलिका है। इसी नलिका द्वारा ये गया और यहाँ पे हो गया। तो ये निषेचन यानी युग्मनज निर्माण का पिक्चर है आपका। अब हम बात कर लेते हैं बीज प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। बीजों के प्रकीर्णन के कारण एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम होती है। अर्थात बीजों के प्रकीर्णन से एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने के लिए और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होता है। खेतों से वस्त्रों पर फलों के बीज चिपकते हैं। खेतों से जब आप खेत में जाते हैं, वस्त्र चाहे कुछ भी कपड़ा पहने होंगे तो उस पर देखा होगा बीज को चिपक जाते हैं, वही लिखा गया है। ये प्रकृति में पादप के फलों और बीजों के प्रकीर्णन पवन,
जल और जंतुओं द्वारा होता है। इसे भी देख लीजिएगा किसके किसके द्वारा होता है, तो वो होता है प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। अब इसमें उदाहरण के साथ इसे आप देख लीजिए किसमें किस तरह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लिए, सीटेट में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ए में है आपका जो ये है, इसमें देखिए ये सेहिजन है, जिसे अंग्रेजी में भी कुछ लिखा गया है ड्रमस्टिक। सेहिजन या ड्रमस्टिक जब भी पूछा जाए नोट कर लीजिए, सेहिजन और ड्रमस्टिक है ये। और द्विफल में क्या आ जाएगा आपका, द्विफल या मैपिल के बीज हैं ये देख लीजिए किसके किसके बीज है ये। दूसरा आपका उदाहरण है सूरजमुखी के रोम युक्त फल है, सूरजमुखी का रोम युक्त फल है। और इधर है मदार का आंख, आपका रोम युक्त बीज है, ये दोनों रोम युक्त है आपका। अब हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या कुछ खास है। सेहिजन जिसे एक अन्य नाम से जानते हैं ड्रमस्टिक अथवा द्विफल, इसे अन्य नाम से द्वीप नहीं है, ये द्वि लिखा हुआ है, गलती से हो गया, द्विफल जिसे मैपिल के नाम से जानते हैं। जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज या घासों के जो हल्के बीज होते हैं, अथवा आंख यानी मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त बीज जो होते हैं, रोम युक्त फल जो होते हैं, वो आपका पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। आपने देखा भी होगा उदाहरण के रूप में, आपके तरफ तो ये नहीं है, 1 2 3 शायद सूरजमुखी भी आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इसको जरूर देखा होगा मदार में। आपने देखा होगा एक छोटा सा उड़ता हुआ देखा होगा आपने, रुई आपने देखा होगा, रुई जैसा ही होता है मदार का, पेड़ में निकलता है, तो उसे हवा में ऑटोमेटिक जब उसका फूल जब हो जाता है पुष्प, तो उसमें से एक एक करके उड़ने लगते हैं जब हवा वगैरह बहता है। तो उसी तरीके से वो क्या होता है अपना सुदूर देशों में ये क्या करता है, अपना सुदूर देशों तक जाता है, या दूर दूर तक स्थानों तक ये जाता है और वहां पे भी अपना नया पौधा बना सकता है। तो इसका हेडिंग याद रखिएगा। तो ये बीज प्रकीर्णन द्वारा हो रहा है, और इससे क्या क्या फायदे हैं, 1 2 3 हमने फायदे बताए हैं कि एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि रोकने, सूरज के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने, नए आवासों पर अधिक ग्रहण में ये सहायता करते हैं। तो 3 इसके फायदे हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। उदाहरण में ही याद रखिएगा, सेहिजन में होता है, द्विफल में होता है, सूरजमुखी में होता है, और आंख यानी मदार में होता है। दूसरा नाम मदार का क्या है, आंख। अब हम बात कर लेते हैं नारियल के बारे में। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ये देखिए हवा द्वारा का उदाहरण है, ये देखिए हमने जो पढ़ा अभी, ये पवन द्वारा था उदाहरण। अब जल के द्वारा जो प्रकीर्णित होते हैं उसे देख लेते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों में आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, स्पंजी और तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में पल्लवन यानी तैरते हुए करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सके। जैसे में उदाहरण के रूप में आप नारियल नोट कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यूरेना एवं जैनिथियम के बारे में। कुछ बीज जंतुओं, किसके द्वारा, तो जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज, जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के साथ चिपक कर कई स्थानों पे चली जाती है। उदाहरण के रूप में 2 जरूर और नोट कर लीजिए, ये तो नोट ही कर लिया आपने, इसे भी नोट कर लीजिए, यूरेना और जैंथियम। इसमें क्या होता है ना, एक काटीला जैसा रहता है और ये जंतु में फंस जाते हैं, दूसरी जगह जाके गिर जाते हैं। तो यूरेना और जैंथियम जंतुओं द्वारा होता है। तीनों नोट करके रखिएगा जरूर कि किसमें होता है आपका पवन द्वारा, किसका उदाहरण है आपका जल द्वारा, और किसका उदाहरण है जंतुओं द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं एरंड और बालसम के बारे में। एरंड और बालसम के पादप के फल झटके से फट जाते हैं। एरंड और बालसम के जो ये होते हैं वो झटके से फट जाते हैं, और फटने के फलस्वरूप इनके अंदर जो होता है बीज प्रकीर्णन कुछ दूरी पे जाके गिर जाता है और वहां से वो पौधा बना लेते हैं। तो वही चीज लिखा है, एरंड और बालसम के पादप के फल झटके से के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने देखा भी होगा, एक और जो पौधा होता है आप लोगों को गांव में मिल जाएगा, उसे कुछ कहते हैं, जैसे में वो
उसको लेडी वगैरह कुछ कहते हैं, उसका दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पौधा का नाम भी याद नहीं आ रहा। तो उससे भी क्या होता है, वो फट जाता है। जब पूरा गोल सा रहता है, पहले बच्चे खेलने में भी उपयोग करते थे, तो वो भी गोल सा रहता है और वो फट जाता है। फटने के बाद कुछ दूरी पे गिर जाता है, फिर वहां से नया पौधा आ जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप जानते होंगे तो। चलिए अगला है क्लोन। क्लोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जो भी दिया गया वो हम आपको बता देते हैं। किसी संवर्धन यानी कल्चर डिश में कोई ऐसा जीव है जो प्रत्येक घंटे के बाद अलैंगिक जनन के प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है। किसी एक जनक से उत्पन्न होने वाली जीवों की ऐसी कॉलोनी या समूहन को क्लोन कहते हैं। अब आते हैं कुछ प्रश्न जो आपका उत्तर देना चाहिए। जैसे में जनक पादप के कायकी भागों से नए पादप के उत्पन्न का प्रक्रम डैश डैश कहलाता है। इसके उत्तर जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगाने वाला भी दिया गया है। जैसे मैपिल का, स्पाइरोगायरा का हमने उदाहरण आपको बताया है। स्पाइरोगायरा कवक का उदाहरण है, ईस्ट का उदाहरण है या शैवाल का उदाहरण, ये हमें जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका भी उत्तर आप बता सकते हैं। जो भी प्रश्न है सारे का प्रश्न हमने यहाँ पे ले लिया है, ताकि आपको पता चले कि सीटेट में इस तरह के प्रश्न आते हैं को आप निश्चित ही टिक कर सकें। इस सबका उत्तर जरूर दीजिएगा अगर आप सीटेट पेपर 2 गणित और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे, गति और समय। जैसे ही ये टोटल लेसन समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम पेडागोजी सेक्शन को भी लेकर आएंगे। फिलहाल आपका क्लास 6 के वीडियोस बन चुके हैं, क्लास 7 के वीडियोस रनिंग पीरियड में हैं, 12 तक बन चुके हैं, क्लास 8 के टोटल वीडियोस बन चुके हैं। तो सारे वीडियोस जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद पेडागोजी सेक्शन करेंगे। और याद रखिए और ये हमेशा हिम्मत रखिए कि अगर आप सारे वीडियोस देखें तो उससे बाहर सीटेट में प्रश्न नहीं आएगा। 30 में 30 इसका भी हम फिक्स कराएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।